बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 9th बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। बायो का आपको पता है जो चीज़ बायोलॉजी से रिलेटेड है, और एनर्जेटिक्स का आपको पता है एनर्जेटिक्स से आपको एक एनर्जी एनर्जेटिक्स से आपको पता है एनर्जी का एनर्जी आप ऐसे एनर्जी ही पढ़ते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ पावर होना, एक आम लफ्ज़ों में, या ताकत होना। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कि बायो में हम जो एनर्जी है उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी को हम बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। अब वो कहता है चैप्टर नंबर 4 में, इधर मैं आपको विदाउट रीडिंग बस बता देता हूँ कि इसने क्या कहा है। इधर उसने बताया कि चैप्टर नंबर 4 में हमने सेल के बारे में पढ़ा, फिर चैप्टर नंबर 6 जो एंजाइम वाला है उधर हमने एंजाइम के बारे में पढ़ लिया कि सेल के अंदर एंजाइम्स हैं, उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, जैसे प्रोटीएज के बारे में हमने पढ़ा, पेप्सिन के बारे में, अमाइलेज के बारे में। आप जो है लेक्चर जो है उसकी वीडियो, पिछले लेक्चर की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने ये डिस्कस किया। अब हमें सेल का पता चल गया, ठीक है, सेल के अंदर क्या ऑर्गेनेलीज होती हैं उसका पता चल गया, हमें एंजाइम्स का पता चल गया। तो अब हम फर्दर मूव करेंगे। असल उसका मकसद ये था कि हम बायो एनर्जेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो हमें। तो उसके लिए हमने अपनी बेस बनाई, हमने सेल के बारे में भी पढ़ लिया और एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ लिया। वो कहते हैं सेल जो है ना उसमें ना ढेर सारी सीजलेस का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया। सीजलेस का मतलब है ना ख़त्म होने वाली। वो कहता है सेल के अंदर ना ख़त्म होने वाले ना केमिकल काम हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी कैसे आती है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो कहता है हमने पढ़ा था सेल एक ओपन सिस्टम की तरह है। ओपन सिस्टम का क्या मतलब है, ये भी हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि सेल ओपन सिस्टम है। इसका ये मतलब है कि ये एक सेल पड़ा हुआ है ना, तो सेल के अंदर भी कोई चीज़, सेल से बाहर भी कोई चीज़ जा सकती है, सेल के अंदर भी कोई चीज़ आ सकती है। तो ये ओपन है। सेल अपने इन्वायरमेंट से, अपने माहौल से कोई चीज़ अंदर भी ले सकता है, कोई चीज़ बाहर भी भेज सकता है। फॉर एग्जांपल सेल ने प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन उसको ज़रूरत नहीं है, वो प्रोटीन को बाहर भेज देगा। अगर उसको कोई चीज़ ज़रूरत है किसी केमिकल सब्सटेंस की, कोई रिएक्शन करने के लिए, जैसे फैट मॉलिक्यूल अपने अंदर फैट को स्टोर करते हैं, तो वो फैट बाहर से, ये अगर आप फैट अगर ये सेल होता, फैट का सेल होता, चर्बी का सेल होता है। ठीक है, अगर वो होता, वो उसने अपने अंदर फैट को स्टोर करना था। जब हम घी वगैरह खाते तो वो घी वाला जो घी को जो छोटे छोटे पीसीज होते, वो सेल जो है अपने अंदर ले जाता, इंजेस्ट कर लेता। यानी कि इंजेस्ट तो नहीं करता, लेकिन अपने एंडोसाइटोसिस या इस तरह की प्रोसेस के अंदर वो अपने जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूजन या इस तरह से ना किसी भी फिनोमेना को यूज़ करते हुए उसको अंदर ले जाता, और प्रोटीन बनाता, बाहर भेज सकता है, एंजाइम बनाता, वो भी बाहर भेज सकता है। तो इस तरह सेल एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है। उसकी एक्सप्लेनेशन भी इसने इधर बता दिया कि सब्सटेंसेस इंटर होते हैं बॉडी में और लीव भी करते हैं सेम टाइम में। सेल के अंदर जो कुछ चीज़ें जो सेल अपने अंदर लेता है उनको तोड़ता है, तोड़ के अपने मुताबिक उन्हें बना लेता है। ठीक है, और एनर्जी जो है ना इन सारी की सारी प्रोसेसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर, यानी कि जानदार जो है, इंसान है, चाहे जो भी जानदार है, उसमें जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो दो किस्म के अंदर होती है, दो शक्लों में पाई जाती है। एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। बाय द वे इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपका एफएससी में भी आएगा, और ये चैप्टर अगर आप एमबीबीएस में जाते हैं, तो मैं आपको असल में ये चीज़ें क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप जो है अपना इमेज, अपना जो है अभी से अपना जो प्लान है उसको बड़ा बनाएं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि भाई ये चीज़ें तो आगे भी आनी है, ये कोई फजूल चीज़ें नहीं है। आपने एफएससी में भी पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में एफएससी में मेरे ख्याल में आपने ये बायो एनर्जेटिक्स पढ़ना है, और उसके बाद अगर आप बायोकेमिस्ट्री रखते हैं, बीएस बायोकेमिस्ट्री करते हैं, तो उसमें भी बायो एनर्जेटिक मस्ट है। और उसके अलावा आप जेनेटिक्स की तरफ जाते हैं तब भी बायो एनर्जेटिक्स आ जाता है। उसके अलावा अगर आप एमबीबीएस में आते हैं, फिर से बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हैं फॉर 2 years, उसमें भी बायो एनर्जेटिक्स आता है। तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा, एंजाइम वाला चैप्टर जैसे कंसेप्चुअल था। वो कहता है एनर्जी, खैर वो कहता है एनर्जी दो किस्म में होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम
वो हमें ज़रूरी होती है कोई भी काम करने के लिए। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम स्टोर कर लेते हैं जिस्म में, ठीक है। जब हमें काम करना होता है तो हमें काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जो हम स्टोर कर लेते हैं एनर्जी को, जिस एनर्जी का ज़ख़ीरा कर लेते हैं, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जब हमें ये चाहिए होती है तो हम इस एनर्जी को ना काइनेटिक एनर्जी के ई में लिख रहा हूँ, के से काइनेटिक, ई से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में इस पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करके हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन आ गई है। वो कहता है बायो एनर्जेटिक्स क्या है, वो कहता है हम स्टडी करते हैं एनर्जी का, एनर्जी के क्या ताल्लुक हैं और एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, यानी कि उस एनर्जी की कन्वर्जन कैसे होती हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जानदारों। इसका मतलब यही है, बायो एनर्जेटिक्स में हम पढ़ते हैं एनर्जी के क्या ताल्लुक हैं और एनर्जी कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। एक बॉन्ड जो होता है, ठीक है, एक बॉन्ड जो होता है, ठीक है, वो कोवलेंट बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, आगे हम पढ़ेंगे, तो वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है, कैसे मुंतकिल हो रही है, इसके बारे में हमने पढ़ना बायो एनर्जेटिक्स में। अच्छा, रिकॉलिंग में आपको बता दूँ, वो कहता है कुछ पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह, वो अपना खुराक जो है वो खुद बना सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो कह रहा है कि कुछ पौधे और कुछ जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी छोटे जानदार जिनमें बैक्टीरिया छोटा जो आम आँख से नज़र नहीं आती, एल्गी वगैरह, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। अपनी खुराक बनाने के इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें दो चीज़ें ज़्यादा रिक्वायर होती हैं, दो चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं। एक चीज़ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दूसरी हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। यह आपने गालबन 8 में भी पढ़ा होगा। तो वो सिर्फ रिकॉल का मतलब होता है याद दिलाना, वो आपको बस याद दिला रहा है कि आप इस चीज़ को भी याद रख लें। और ये हम पहले पीछे भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में ना, कि फोटोसिंथेसिस होता है, हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें जो चैप्टर नंबर 4 में ऑर्गेनेली है, उसको बायो एनर्जेटिक्स पढ़ने से पहले उसको एक दफ़ा देख लें ताकि आपको पता चल जाए क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। आप रिलेट करके चीज़ों को पढ़ें तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। वो कहता है where's animals, fungi and many microorganisms such as non-photosynthetic bacteria and protozoan they get their prepared food। वो कहता है कुछ तो पौधे वगैरह अपना खुराक खुद बना लेते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआन, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। इनमें एनिमल भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। इंसान अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, वो पौधों से लेते हैं या हम एनिमल्स का मीट खा के अपना प्रोटीन कंटेंट और अपनी सारी चीज़ें अपनी खुराक पूरी करते हैं। तो हम जो हैं हम जो है फोटोसिंथेटिक नहीं है, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। आगे वो कहता है जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो भी हम खाना खाते हैं उसी से हमने एनर्जी लेनी है। जो भी हम खुराक खाते हैं, जैसे कोई बाइक चल रही है तो वो आप उसमें पेट्रोल डलवाएंगे तभी वो चलेगी, ठीक है। इसी तरह जो हमारे हमने कोई भी काम करना है, हमें एनर्जी जो हम खाना खाएंगे उससे आएगी। जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है। हमने पढ़ा एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो फिर क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं। जो ये देखें ना, ये हमने कोई खाना खाया ना, ये खाने के दो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे हैं, वो आपस में ना इस तरह बॉन्ड उनके दरमियान होता है ना, एक बॉन्ड होता है उनके दरमियान में ना, बॉन्ड, ठीक है, BOND बॉन्ड, ये वाला एक बॉन्ड होता है। इसी के अंदर एनर्जी होती है। ये जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। रिलीज़ होने का मतलब क्या है, एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करके फिर जो काम करना होता है वो हम कर लेते हैं। आगे डायग्राम आएगी, उससे मज़ीद मैं आपको समझा देता हूँ। A large amount of kinetic energy is released। जब वो कहता है ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है। हमें पता है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। ये MCQs भी है, ये अब 4-5 दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ। सम ऑफ दिस एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड्स एंड ऑफ ATP। वो ये हमने ATP के बारे में आगे पढ़ना है। ATP को कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बेसिक है। बायोलॉजी
का लफ्ज़ जहाँ पे आए ना, वहाँ पे आपको एटीपी का पता ना हो तो आप ऐसे समझे आप कोरे कागज़ हैं। तो एटीपी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इससे एक एमसीक्यूज़ एटीपी से आ जाता होता है। टिपिकली जो पेपर पैटर्न है उसमें एक एमसीक्यूज़ एटीपी से रिलेटेड आ जाता है। वाइल द रेस्ट एस्केप हीट, वो कहता है जो हम खाना खाते हैं, कुछ खाने से हम ताकत ले लेते हैं, कुछ से जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो खाना खाते हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी जो है वो सेव होती है, ठीक है। और अगर हमें एनर्जी चाहिए हो तो हम काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बॉन्ड में होती है, और उस बॉन्ड को तोड़ के हम काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी को रिलीज़ करवा लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट में हमारे पास वेस्ट हो जाती है, और कुछ एनर्जी एटीपी में इस्तेमाल कर देते हैं। जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी जिस्म को हरारत मिलती है, हमारा जिस्म गर्म रहता है। अगर हम खाना ना खाएं तो हमारा जिस्म भी ठंडा पड़ जाएगा। तो ये हीट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम खाना खाते हैं तो हमें मिलती है। उसके अलावा एटीपी हम बनाते हैं, उसके अलावा हम काइनेटिक एनर्जी के की शक्ल में एनर्जी कुछ ना कुछ एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास स्टोरेज एनर्जी होती है, ठीक है, वो एटीपी में होती है। जब हम खाना खाया ना, खाने के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमने एटीपी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर उसको ट्रांसफ़र कर देना है। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन एटीपी, वो कहता है ये देखें पोटेंशियल एनर्जी जो है एटीपी की शक्ल में फॉर्म पड़ी होती है, और ये हम कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी को, ताकि हम ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, अंजाम दे सकें। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इस डायग्राम में। ये डायग्राम मैं आपको कह रहा था मैं बताऊँगा। ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी हमने इस्तेमाल की, हमें खुराक मिल गई, पौधों ने खुराक बनाई। फॉर एग्जांपल एक पौधा था, ये मैं इधर बता देता हूँ, उसके ये पत्ते हैं, ऊपर से सूरज है, सूरज, और उसने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया और उसने इधर से माल्टा बना दिया। ये माल्टे का दरख्त है, ये माल्टा हमने खाया, ये फूड उसने बना दिया ना, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके इस पौधे ने खुराक बनाई, ये माल्टा उसने बना दिया। माल्टा आपने खाया, माल्टे से आपके अंदर एनर्जी आ गई, ठीक है, यानी फूड स्टफ, माल्टा एक फूड स्टफ है ना, उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, आगे हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होती है, उसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे और वहाँ से कुछ हीट जो हमारे जिस्म को हरारत चाहिए वो मिल जाएगी, और कुछ एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर सेव कर लेंगे। एटीपी, एटीपी असल में क्या है, एनर्जी करेंसी है हमारी। क्या है, एनर्जी करेंसी। इस तरह का एमसीक्यूज आ जाता है, व्हाट इज एटीपी, इट इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसका क्या मतलब है, कोई भी काम करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। सेल भी कोई काम करवाता है तो ऐसे फ्री में नहीं करवाता, उसको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी पैसों की, इस तरह की। तो वो एटीपी का इस्तेमाल करके अपने सारे काम जो है सेल अपने सारे काम कर रहा होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, सेल अपने आप को मेंटेन करने के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था ना, जो मॉलिक्यूल हम जो है क्या कहते हैं, एक तो मॉलिक्यूल हम जो है ना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें एनर्जी ज़रूरत नहीं होती। एक ऐसी चीज़ होती है कि हमें ना हाई कंसंट्रेशन जहाँ पे पहले ही मौजूद है, फिर ना हम और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ प्रोडक्ट को भेजना है, तो इसमें एटीपी एनर्जी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये उसके अलावा केमिकल सिंथेसिस, जैसे हमने पढ़ा था माइटोसिस के अंदर, और जो एस फेज़ है इंटरफेज में, कि डीएनए कैसे बन रहा था, डीएनए बन रहे थे, आरएनए बन रहा था, ये सारी चीज़ें बन रहे थे। ये क्रोमोसोम जब डुप्लीकेट हो रही थी एस फेज़ में, तो वो ऐसे ही नहीं बन जाता, या ऑर्गेनेलीज जो बन रही होती हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाती, उनको कुछ ना कुछ एटीपी की ज़रूरत होती है, कुछ ताकत की ज़रूरत होती है, तभी काम होता है। और वो जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो एटीपी की शक्ल में इस्तेमाल होती है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है ना वो सिंपल, मैं आपको इधर से ना बगैर पढ़े ना आपको ना बता देता हूँ, आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी ना। वो मैं वैसे आपको जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनका मतलब भी बता दूँगा। वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ, इंसान के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म की ना प्रोसेसेस हो रही हैं, और उनके लिए ना हमें कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमें ना मुस्तकिल एनर्जी की ज़रूरत है। अगर देखें, अगर आपके बाइक के अंदर पेट्रोल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप बाइक को चला ही नहीं सकते। आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, आप नहीं चला सकते उसको। इसी तरह इंसान के अंदर, इंसान को चलने फिरने काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो अगर एनर्जी ख़त्म हो जाए तो इंसान मर जाएगा, सिंपल सी बात है।
वो कहता है ये एनर्जी जो होती है ना, ये ट्रांसफ़र कैसे होती है, और ये ट्रांसफ़र कैसे होती है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है लाइफ में। लाइफ के जो भी काम हो रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी काम हो रहा है, या हमारी जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, छोटा सा बच्चा होता है वो बड़ा होता जाता है, असल में उसके अंदर प्रोटीन बन रहा है ना। तो प्रोटीन बनाने के लिए सेल के अंदर प्रोटीन बनता है ना, जैसे मैंने आपको बताया डीएनए वगैरह बन रहा था, तो उसके लिए भी एटीपी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसके लिए भी एटीपी यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है इंसान को चलने फिरने के लिए, रिप्रोडक्शन, नए बच्चे पैदा करने के लिए, सारे कामों के अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अच्छा, वो कहता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो जहाँ पे दो इकट्ठे, ये एक चीज़ है ऑक्सीडेशन, एक चीज़ है रिडक्शन। ऐसा रिएक्शन कोई रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है। रिएक्शन का आपको पता है ना कि एक चीज़ ए है प्लस बी है, ये आपस में ना रिएक्ट कर जाती हैं। रिएक्ट का मतलब है आपस में ना क्या, रिएक्ट को मैं क्या कह सकता हूँ, आपस में ये एक दूसरे पे असरअंदाज होती हैं और हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल सी हमें मिल जाता है। तो ये जो है ये एक रिएक्शन हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिएक्शन। जैसे पानी और नमक आपस में रिएक्शन हो रहा है, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बन जाता है, ये एक रिएक्शन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और वाटर हमें मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह ये जो ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठी हो रही हो ना, उसको हम रिडोक्स रिएक्शन कहते हैं। कि इसके अंदर रिडोक्स, RED से रिडक्शन हो रही है, ऑक्स से ऑक्सीडेशन हो रही है, कि इसके अंदर दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। रिडोक्स रिएक्शन में बेसिकली हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉन के बारे में। आपको मैं इधर ना बताता हूँ यार, मुझे आपको केमिस्ट्री भी बतानी पड़ती है। ये एक हमारे पास है ना, ये आपको पता है, ये एक एटम है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एटम के अंदर न्यूट्रॉन पढ़े हैं, ठीक है, और एटम के अंदर प्रोटॉन भी पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एटम की न्यूक्लियस है। बाहर एटम के ना शेल होते हैं, शेल, और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूँ ना, ये जो एटम है हमारे पास, ठीक है, ये सेल नहीं बनाया मैंने, एटम बनाया, ये केमिस्ट्री की बात चल रही है। मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पड़े हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन पड़ा है। इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के अंदर मूव कर रहा है। अगर ये एटम होता हाइड्रोजन का, तो आप बताएं, आपने केमिस्ट्री पढ़ ली होगी, ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे। बेसिकली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो इसके अंदर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात आप समझ लें कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब भी हम बायोलॉजी में ना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं ना, या तो हम इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ को देते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, या फिर ना रिसीव, ये डोनेट कर देते हैं जैसे, और या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या है, रिसीव कर लेते हैं। ये दो काम कर रहे होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन को ना डोनेट कर दें, ठीक है, डोनेट कर दें, डोनेट का दूसरा मतलब है लूज़ कर दें, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। समझ आ रही है ना, सिंपल बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। और अगर रिसीव कर लें इलेक्ट्रॉन को, या गेन कर लें, गेन का मतलब होता है हासिल कर लें, रिसीव का मतलब है रिसीव कर लें, तो इस चीज़ को रिडक्शन कहते हैं। समझ आ रही है ना। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हों, ले भी रहे हों, इस रिएक्शन को रिडोक्स रिएक्शन कहते हैं, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये लफ्ज़ लिखा हुआ है रिडोक्स। अब मैं इधर आपको ये डायग्राम से पहले समझा दूं। ये देखें, ये एक ए एटम है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस बी को दे रहा है, ठीक है, बी को। तो ये, या फिर आप ये समझ लें कि ये जो बी है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अपने, ये देखें, ये जो ए है ना अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देना, डोनेट करना या लूज़ करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसके पास आ गए। ये देखो, इस बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन से, ई से मुराद इलेक्ट्रॉन। इसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बी को दिए, बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो बी ने जब इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस बेचारे ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इलेक्ट्रॉन देने को क्या कहते हैं,
लूज यानी कि इलेक्ट्रॉन देने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लेने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। ये देखें ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। इस बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इस बी को दिए तो बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जब दे दिए, खर्च कर दिए, तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो ये एटम ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया। इसमें ऑक्सीडेशन हुई, इसमें रिडक्शन हो गई। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठी हो रही है, तो इसका मतलब है रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज होगा ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन होगी। आगे वो कहता है इलेक्ट्रॉन जो है ना एनर्जी का सोर्स है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना उन्हीं के ज़रिए हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसने एक एग्जाम्पल दिया, वो कहता है ऑक्सीजन जो है ना, वो कहता है हर एक स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो ताकतवर नहीं होता। किसी किसी स्टेट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, उससे हम एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हमने ना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके ना ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम किसी और एटम को दे देंगे ना, इसी को ट्रांसफ़र करके ना हम एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे इधर से उधर। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बॉन्ड्स बना देता है 2 सेल्स के साथ ना। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बना देंगे। इसी बॉन्ड के अंदर एनर्जी होगी, जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे एनर्जी बाहर निकलेगी, और इस एनर्जी से हम प्रोटीन बना लेंगे, हम एंजाइम बना लेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, इस तरह के काम कर लेंगे। ठीक है, वो कहता है हर कंडीशन के अंदर ना जो है ना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता, फ़ायदेमंद नहीं होता। फॉर एग्जांपल उसने बताया ऑक्सीजन के अंदर ना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता, वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को मिला दें ना किसी और एटम के साथ, जैसे कार्बन है या हाइड्रोजन के साथ मिला दें ऑक्सीजन को, तब जो होता है ना हमारे लिए ये यूज़फुल बन जाता है। ठीक है, तब हम इसको ना एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन को। ठीक है, ये ऑक्सीजन है ना O है, और अपने ऑक्सीजन जो अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा ना, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है इसके पास बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब ये वापस खींचेगा, मुझे वापस दो। जैसे कोई दोस्त होता है ना, आपको कोई चीज़ दे दे और फिर वो आप उसको पसंद कर लें, उस चीज़ को लोग आपकी तारीफ़ करने लग जाएं। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, उसको आपने ना अपना सेल फ़ोन बेच दिया है, तो लोग उसकी ना तारीफ़ करने लग जाएंगे, यार कितना अच्छा तुम्हारे पास सेल फ़ोन है, कितना अच्छा सेल फ़ोन है, कहाँ से लिया है, कितने का है, ये वो। तो आपने अगर उसको बेचा अपने दोस्त को, तो आपको जेलसी फील होगी, आप कहेंगे यार वापस दो मेरा सेल फ़ोन, मैंने तुम्हें ऐसे ही बेच दिया था, यार वापस दो। इसी तरह ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को मज़े आने लग जाते हैं। हाइड्रोजन कहता है वाह भाई वाह, मुझे तो मज़े आने लग गए। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब हाइड्रोजन के पास ताकत आ जाती है। इलेक्ट्रॉन ताकत है ना, तो हाइड्रोजन पावरफुल महसूस करने लग जाता है। ऑक्सीजन जब बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो वीक हो जाता है, या ऐसा मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींचने लग जाता है। इसी खींचा तानी में ना हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन के, अब वो पावरफुल बन जाते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे ऑक्सीजन अगर अकेला हो ना, तो उसके जो होते हैं क्या कहते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने ज़्यादा एनर्जी का सोर्स नहीं है, या एनर्जी का आप क्या कहें उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद कहता है हाँ, जानदारों में हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं, कभी लूज़ हो रहा होता है, कभी गेन हो रहा होता है। और ये इलेक्ट्रॉन का बेसिकली लूज़ या गेन नहीं होता, ये हाइड्रोजन एटम का लूज़ और गेन होता है। उसकी आगे उसने एक्सप्लेनेशन बताई है। मैंने आपको ये डायग्राम खुद इसलिए बनवाई थी जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता था इस बात पर हमने आना है। आपको पता है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं कहूं कि हमने हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया है, इसका ये भी तो मतलब है कि हमने इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया है। मैं फिर से बात रिपीट करता हूं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन क्या होती है, जब हम लूज़ करते हैं, किसी को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन किसी को दे दूं तो वो भी तो ऑक्सीडेशन ही होगी ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो है ही 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन लेने को। तो हाइड्रोजन कोई एटम अपने पास हाइड्रोजन को अपने साथ मिला रहा है, ठीक है, अपने साथ शामिल कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, वो रिडक्शन कर रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन देना ही इलेक्ट्रॉन देना है असल में, क्योंकि हाइड्रोजन के शेल में है ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ये मतलब है। उसने इसकी एक्सप्लेनेशन इधर की हुई है। वो कहते हैं हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। इसका मतलब यही है कि जब हाइड्रोजन कोई एटम लूज करेगा, इसका मतलब है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसी को ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर वो गेन करेगा तो इसको रिडक्शन कहेंगे। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट